ये शपथ ग्रहण में जब वो दुनिया के सामने उस वक्त आए थे, ये दरअसल तभी की तस्वीरें हैं। और उससे ठीक बाद रात करीब 2 बजे, जब वहां 2 बज रहे थे लेकिन यहां भारत में 4 बज रहे थे उस वक्त, ये तब होता है और उससे टारगेट कर ये हमला किया जाता है। अब कुछ और जानकारी फटाफट से हम आपको दे देते हैं कि कौन था इस्माइल हानिया। 1962 में गाजा पट्टी के जो शरणार्थी शिविर हैं उसमें इस्माइल हानिया का जन्म हुआ था। 1985 में मुस्लिम ब्रदरहुड के छात्र परिषद का प्रमुख बना ये। 1989 की अगर बात करें तो गाजा इस्लामिक यूनिवर्सिटी से उसने ग्रेजुएशन की थी। कॉलेज की पढ़ाई की अगर बात करें तो उसके बाद हमास से उसके बाद वो जुड़ गया। कॉलेज खत्म करने के बाद, पढ़ाई करने के बाद, ग्रेजुएशन करने के बाद वो हमास से जुड़ गया। 1997 में हानिया का हमास में कद बढ़ गया। क्या भूमिका रही? 2006 में फिलिस्तीन का प्रधानमंत्री बनाया जाता है इस्माइल हानिया को। फिर 2007 में प्रधानमंत्री पद से बर्खास्त कर दिया जाता है इस्माइल हानिया को। 2016 में हमास का फिर प्रमुख बनाया गया था इस्माइल हानिया। 2017 में खुद को फिलिस्तीन का पीएम घोषित कर दिया खुद इस्माइल हानिया ने। तो ये हम आपको बता रहे हैं सिलसिलेवार तरीके से कि कौन था दरअसल इस्माइल हानिया। लेकिन मोसाद की अगर हम यहां पर बात करें, द किलिंग मशीन, इजराइल की खुफिया एजेंसी है मोसाद। कौन है वो हम यहां आपको बता रहे हैं। इजराइल की खुफिया एजेंसी है, दुनिया की सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसीज में मानी जाती है मोसाद। दुश्मन को कतई नहीं छोड़ती है। मतलब एक बार अगर दुश्मन ने कुछ ऐसा हिमाकत कर दी तो फिर उसके बाद उसको खत्म करके, उसका खात्मा करके ही दम लेती है। दुश्मन को पाताल से भी ढूंढकर खात्मा कर दिया जाता है। इसीलिए मैंने कहा कि जिस जगह पर इस्माइल हानिया रह रहा था वो सबसे सुरक्षित इलाका ईरान का था। वो तेहरान में रह रहा था, जिस गेस्ट हाउस में वो रह रहा था वो सबसे सुरक्षित था। कई देशों में मोसाद का खुफिया नेटवर्क है और बारीकी से ऑपरेशन की जो प्लानिंग है उसको अंजाम देता है। कानो कान किसी को भी खबर नहीं लगती है। इसीलिए मोसाद द किलिंग मशीन, इसको हमने यहाँ नाम दिया है। जासूसों के जरिए एकदम सटीक जानकारी जो है वो मोसाद हासिल करता है। और ऐसी ही जो तमाम जानकारियां हैं कि उसके बाद कहां जाएगा इस्माइल हानिया, क्या करेगा, क्या क्या उसके वेयर अबाउट्स हैं, उसकी जानकारी ली और फिर उसके बाद टारगेट कर मिसाइल से उस पर हमला कर दिया जाता है। मुश्किल से मुश्किल मिशन में भी कामयाबी जो है वो दरअसल हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं। तो ये आपने यहाँ देखा कि किस तरह से इस्माइल हानिया का खात्मा कर दिया जाता है। और मोसाद जिसके हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, द किलिंग मशीन, हमने सिलसिलेवार तरीके से आपको वो जानकारी दी कि किस तरह से अगर उसके दुश्मन ने कोई ऐसी हिमाकत की है तो आप देखिए कि अभी 1 साल भी नहीं हुआ है, अभी बरसी भी नहीं हुई है, लेकिन उससे पहले ही बम बरसा दिए गए, मिसाइल हमला कर दिया गया। अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि इजराइल का ये बदला जो है 24 घंटे में 2 ढेर कर दिए। ये हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ऐसा सिर्फ ईरान में ही नहीं हुआ, तेहरान में ही नहीं हुआ, बल्कि बेरूत में भी हुआ। उसका एक और दुश्मन हिजबुल्लाह कमांडर जिसे ढेर कर दिया गया। ये यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, जो फौद है उसकी तस्वीर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ये दरअसल हिजबुल का कमांडर है और इजराइल हमले में मारा गया है हिजबुल का कमांडर। हिजबुल्लाह कमांडर फौज शुक्र हमले में ढेर हो गया। तो ये हम आपको दिखा रहे हैं कि इजराइल के जो भी दुश्मन हैं पिछले 24 घंटे के अंदर 2 ये टारगेट सेट किए गए और दोनों को ढेर कर दिया गया। हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह का करीबी था दरअसल। अगर फौज की हम यहाँ पर बात करें तो इजराइल में हुए कई हमलों में शामिल होने का दावा भी किया जाता है। 1983 बेरूत बम धमाके में फौज की अहम भूमिका थी। बेरूत में अमेरिकी सैन्य कैंप पर हमला हुआ था, तो उसमें किस तरह की भूमिका रही, क्या कुछ था? बम धमाके में 300 अमेरिकी फ्रांसीसी सैनिक भी मारे गए थे। एक बड़ा हमला था 24 घंटे में इजराइल के, लेकिन जो 2 दुश्मन हैं उसे ढेर कर दिया जाता है, टारगेट सेट किया जाता है, जानकारी इकट्ठा की जाती है और फिर उसके बाद एक्शन लिया जाता है। इजराइल के 2 हमलों से अब हलचल काफी ज्यादा हो गई है, भारी हलचल देखने को मिल रही है। आइए हम फौज शुक्र, जिसके बारे में हमने आपको यहाँ पर जानकारी दी कि किस तरह से क्या कुछ उसकी भूमिका रही है, उन बम धमाकों की भी हमने बात की जिसमें इतने लोगों की जान चली गई, अमेरिकी सैनिक हो, फ्रांसीसी हो, उनकी भी। ये आप यहाँ फौज शुक्र को देख पा रहे हैं, जो हिजबुल का कमांडर है उसको भी ढेर कर दिया गया। तो 24 घंटे
और 24 घंटे में ये 2 टारगेट सेट किए जाते हैं। एक फौज शुक्र को किया जाता है और साथ ही साथ हमने इस्माइल हानिया की बात की, ये 2 टारगेट जो सेट है वो किए जाते हैं। और इजराइल में जो कई हमले हुए हैं ये बताया जाता है कि उसमें इसका हाथ था। तो इसीलिए इजराइल ने दुश्मन नंबर ये दूसरा हो, दुश्मन नंबर वो पहला हो, इन दोनों ही दुश्मनों को ठिकाने लगा दिया, क्योंकि अपने दुश्मनों को छोड़ता नहीं है इजराइल, पाताल से भी ढूंढ लाता है। थोड़ी देर पहले हम आपको यहाँ पर दिखा रहे थे, लेकिन यहाँ आइए फटाफट से आपको कुछ और यहाँ पर हम जानकारी देते हैं और यहाँ पर बताते हैं कि किस तरह से दरअसल ये जो पूरा अटैक है, ये जो इस्माइल हानिया है उसको किस तरह से ढेर किया गया। फौज शुक्र के बारे में आपने यहाँ पर देखा, लेकिन ये देखिए एक एक कर हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं। ये पहले आप इस्माइल के हानिया को देख रहे हैं, हानिया इस्माइल को देख रहे हैं, हमास चीफ को, जिसको ढेर कर दिया जाता है वहाँ गेस्ट हाउस में। और यहाँ फौज शुक्र जो हिजबुल्लाह कमांडर हैं वहाँ बेरूत में, उसे ढेर कर दिया जाता है। तो एक टारगेट सेट किया गया तेहरान में, ईरान में, और एक टारगेट सेट किया गया बेरूत में, और दोनों को ही खात्मा उनका कर दिया गया। तो हमने आपको बताया ये 2 तस्वीरों के जरिए उन दोनों दुश्मनों को आप देख रहे हैं जो इजराइल के दरअसल दुश्मन है, और क्या इनकी भूमिका रही इजराइल में। एक वो 7 अक्टूबर का बदला, जो पहली तस्वीर आप इस्माइल हानिया की देख रहे हैं, ये बताया जा रहा है कि इसके जरिए वो बदला ले लिया गया है। अभी 1 साल भी पूरा होने को नहीं आया है, लेकिन उससे पहले ही खात्मा कर दिया गया उसके दुश्मन का। वहीं दूसरी तस्वीर, इजराइल में कई ऐसे अटैक हुए जिसमें फौज शुक्र का नाम सामने आया था, उसमें ये शामिल था, और उसको भी ठिकाने लगा दिया गया। तो ये 2 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, अभी और कई एक्शन है इजराइल की तरफ से जो होने बाकी है। इजराइल के कई ऐसे जो उसकी मोस्ट वांटेड लिस्ट है, उसमें सिर्फ इस्माइल हानिया या फिर अगर हम फौज शुक्र की बात करें तो सिर्फ यही दोनों नहीं है, बल्कि और भी उसकी वांटेड उसमें लिस्ट में हैं। वो कौन कौन है ये हम आपको दिखाते हैं। जो अभी तक उसके मोस्ट वांटेड ढेर हुए, पहले उनकी बात कर लेते हैं। इस्माइल हानिया की बात करें तो 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमले का आरोप है कि मास्टरमाइंड है। वहीं फौज शुक्र की बात करें तो हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह का राइट हैंड ये है, ये बताया जाता है। इजराइल से जंग की अगुवाई दरअसल कर रहा था इस्माइल हानिया की अगर हम बात करें। वहीं फौज शुक्र की बात करें तो वॉर ऑपरेशन की साजिश ये करता था। जो भी कुछ रहता था वो इसी का दिमाग, फौज शुक्र का दिमाग ही उसके पीछे रहता था। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि 7 अक्टूबर को जो हमला दरअसल किया गया, 1200 इजरायलियों की मौत उस दौरान हुई थी। और उसका जिम्मेदार कौन है? जाहिर तौर पर उसके पीछे का जो दिमाग है वो इस्माइल हानिया का था कि इस तरह से ऑपरेशन को अंजाम देना है। जब लोग सो रहे हों उस वक्त वहां एक के बाद एक सीरियल धमाके करने हैं। वहीं दूसरी तरफ 12 इजरायली बच्चों की मौत का जिम्मेदार है फौज शुक्र। 250 बंधकों का गुनहगार है, क्योंकि बंधक भी बनाए गए थे गाजा पट्टी में, उस वक्त ले जाए गए थे लोग, उनको बंधक बनाया गया था। उसके पीछे का दिमाग इस्माइल हानिया का ही था। इधर $5 बिलियन का इनामी ये था, मतलब इसके सर पर कि कोई अगर इसके बारे में जानकारी देता है तो $5 बिलियन का उसको इनाम मिलेगा।